हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। और जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके पतन के बाद उत्तर भारत में कई सारे राजाओं का उदय होता है। उनमें से एक प्रमुख राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था और इससे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति ही था और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। राजधानी थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा प्रांत का करनाल क्षेत्र है। इसके अलावा पुष्यभूति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजा बनता है और जो उसकी पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, उसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक था, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, जिससे कि राजश्री विधवा हो जाती है। तो इसी दौरान राज्यवर्धन देवगुप्त पर आक्रमण करता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की तो हत्या कर देता है, किंतु देवगुप्त का एक मित्र था शशांक, जो कि गौड़ वंश का था और बंगाल का शासक था। इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो कि बोध गया में है और जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बनता है और शिलादित्य के नाम से। राजा बनने के बाद हर्ष ने शशांक को पराजित किया तथा अपनी बहन को कैद से छुड़ाया, क्योंकि जो शशांक था उसने राज्यवर्धन की हत्या करके उसकी बहन को कैद कर लिया था। तो हर्ष ने अपनी बहन को कैद से छुड़ाया और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज किस शासक ने स्थानांतरित किया था? तो हर्ष ने। इसके अलावा हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और आदि शंकरा की मदद से प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन किया। इसके अलावा हर्षवर्धन ने महेश्वर, सार्वभौम, महाराजा धीराज आदि उपाधियां धारण की थी तथा इसी के शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भारत में बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा। जानकारी के कुछ और भी स्रोत हैं जो हमें हर्ष के शासन की जानकारी देते हैं, तो उन्हें भी जान लेते हैं। बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक आदि रचनाएं की हैं और हर्षचरित में इन्होंने हर्ष के बारे में बताया है। हुएनसांग, जो कि चीनी यात्री था, इसने शिव की पुस्तक लिखी है, इसमें भी इसने हर्ष का वर्णन किया है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा रचित है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। इसके अलावा कल्हड़ के राज तरंगड़ी से भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हालांकि कई विद्वानों ने इस पर संदेह व्यक्त किया है। उनका ऐसा मानना है कि जो ये तीनों नाटक हैं, ये धावक नामक एक व्यक्ति ने लिखे थे और बाद में हर्ष से पुरस्कार पाकर इन्हें हर्ष के नाम कर दिया था। किंतु जो भी सही हो, लेकिन एग्जाम में हमें हर्षवर्धन ही सही बताना है। इसके अलावा सोनीपत और नालंदा में इस समय के कुछ सिक्के पाए गए हैं, जिन पर नंदी का चित्र और श्रीहर्ष लिखा मिला है। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुआ था। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। हर्ष पहले शैव धर्म का उपासक था। बाद में जब चीनी यात्री हुएनसांग भारत आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी हर्ष से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी और हर्ष इसके प्रभाव में आकर
बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है। उसके बाद हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। मतलब इस टाइम में जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। और हर्ष को अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है भारत का, मतलब लेकिन किंतु ऐसा सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये पूरे भारत का शासक नहीं था और कट्टर हिंदू भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसे अंतिम हिंदू शासक भारत का कहा गया है। और हर्ष प्रतिवर्ष धर्म सभा का आयोजन करता था, और इसके अलावा जो इसने पहली धर्म सभा की थी वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित थी, इसीलिए इसकी पहली धर्म सभा को 5वीं बौद्ध संगीति के रूप में भी देखा जाता है। वैसे 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, लेकिन जो हर्ष ने पहली धर्म सभा की थी वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को समर्पित थी, इसीलिए इसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। और हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत का अवशेष प्राप्त किया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए तथा नोट्स भी बनाते रहिए। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।